हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा का विज्ञान का चौथा लेक्चर देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे, कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाके वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर, कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के, ठीक है। चलिए, ऋचा दादाजी से कहती है कि आप इसी प्रकार के कपड़े का कुर्ता बराबर क्यों पहनते हैं। दादाजी ऋचा को बताते हैं कि वे सूती कपड़े से बना कुर्ता ही पहनते हैं। सूती कपड़े हल्के और अत्यधिक आरामदेह होते हैं। गर्मी के मौसम में इस कपड़े को पहनने पर ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकर होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण सूती कपड़े प्रत्येक दिन पहनने के काम में लाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, जो मतलब ऋचा है वो अपना दादाजी से प्रश्न करती है कि आप बार बार ही सूती का कपड़ा प्रतिदिन क्यों पहनते हैं। तो उनका दादाजी कहते हैं कि सूती कपड़ा हल्का होता है, और क्या होता है, हल्का होने के साथ साथ आरामदेह होता है, इसलिए वो पहनते हैं। इससे क्या होता है, गर्मी में ठंडक शरीर को पहुंचता है, ठीक है। स्वास्थ्यकर कपड़े ये होते हैं सूती का, इसलिए वो प्रतिदिन वही कपड़ा मतलब सूती का ही कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऋचा दादाजी से फिर बोली, इतना गुण रहने पर भी दादी माँ इसे पहनने से आपको क्यों मना करती है। कहती है ऋचा अपने दादाजी को कि इतना गुण रहने के साथ साथ जब इतना अच्छा कपड़ा है तो दादी माँ आपको मना क्यों करती है ये कपड़ा पहनने से, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्यों मना करते हैं। दादी दादाजी ने कहा कि सूती कपड़ों में धूलकण आसानी से फंसते हैं तथा वे शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं। पानी में डालने पर सिकुड़ जाते हैं। इस कपड़े में चिकन या सिलावट जल्दी ही उड़ जाती है, जिसके कारण बिना इस्त्री किए सूती कपड़ों को पहनना अच्छी नहीं लगता है। तो क्या कह रहे हैं कि सूती कपड़ा में क्या होता है, धूलकण जो होता है आसानी से जम जाता है, जल्दी जम जाता है, और सिकुड़ भी जाता है। यदि एक बार उसको धोएंगे तो सिकुड़ भी जाएगा, और दोबारा पहनने के मतलब क्या है, उसको आयरन करना पड़ेगा, उसको प्रेस करना पड़ेगा। जब तक प्रेस नहीं किएगा तब तक वो कपड़ा दोबारा पहनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए उसकी दादी मना करती है। सूती कपड़ों को नियुक्ति जगहों पर रखने से फफूंद लग जाती है। बराबर धुलाई करने पर रंग हल्के एवं धूसर पड़ने लगते हैं। सूती कपड़ों के समान लिनन कपड़ा भी फफूंद आसानी से लग जाते हैं, परंतु ये सिकुड़ते नहीं। देखिए, सूती कपड़ा को मतलब कहीं कोई स्थान पर रखते हैं तो मतलब क्या होता है, उसमें फुंफुद पड़ जाता है, ठीक ना, काला काला टाइप का जो फुंफुद हो जाता है वो पड़ जाता है। बराबर धुलाई करने पर भी क्या होता है, वो हल्का धूसर हो जाता है, मतलब उसका रंग तो क्या होता है, रंग उसका झड़ जाता है। सूती कपड़ा के समान एक और कपड़ा होता है, क्या है, लिनन नाम है उसका, ठीक है। उसमें भी फूफत पड़ जाता है, लेकिन ये जो क्या है, धोने के बाद भी इसमें इस सिकुड़ता नहीं है, समझे। चलिए, अब रेशम पहनने में आरामदायक होता है। जानता रेशम से बने होने के कारण ताप का कुचालक है, ठीक है, जिससे शीत ऋतु के लिए अनुकूल वस्त्र है, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके चिकनाहट और कोमलता से शीतलता का आभास मिलता है। धोने पर ये नहीं सिकुड़ते हैं और न फैलते हैं, परंतु स्त्री के बिना इसे पहनना अच्छा नहीं लगता है। रेशम के कपड़ों में फूफन नहीं लगती है। कहने का मतलब क्या है कि जो रेशम का कपड़ा है वो भी शीत ऋतु में पहना जाता है, ठीक है, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग किया जाता है। इस गर्मी में भी प्रयोग किया जाता है, ठंडी में भी पहना जाता है, लेकिन क्या होता है, चिकनाहट ज्यादा होता है, ठीक ना, इसका कोमल चिकनाहट होता है, और क्या बोलते हैं, कोमलता से शीतलता का आभास मिलता है। मतलब इसका कोमलता जो होता है ना, इसका मतलब चिकनाहट जो होता है उससे क्या ठंडा का आभास होता है, ठीक ना। और धोने पर नहीं सिकुड़ते हैं और न ही फैलते हैं। मतलब इसको जब रेशम का कपड़ा का धोइएगा तो नहीं सिकुड़ेगा, नहीं फैलेगा, परंतु फिर भी क्या होता है, इस्त्री किए बगैर पहनिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। रेशम के कपड़ों पे फुफुद नहीं पड़ती है। रेशम के कपड़े पे क्या होता है, फुफुद नहीं पड़ता है, जो काला काला टाइप का होता है वो नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है, उसको भी एक ही जगह पे बहुत दिन के, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको पढ़ने के लिए आगे, परंतु अधिक दिनों तक नमी युक्त अंधेरे जगह में रखने पर फफूंद लग सकते हैं।
मतलब क्या होगा, रेशम कपड़े को भी एक जगह बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा तो उसमें भी क्या होगा, फुफुद पड़ जाएगा, यानी जो काला काला टाइप का होता है वो पड़ जाएगा इसमें, ठीक है। पसीने से रेशमी कपड़ों की चमक और रंग धूमिल हो जाते हैं। पसीने से क्या होता है, जो रेशमी कपड़े कपड़े जो होता है उसका रंग भी झड़ जाता है और क्या होता है, धूमिल हो जाते हैं। उन्हीं कपड़ों में सिलवट नहीं पड़ती है, उन्हीं कपड़े सिकुड़ते हैं, कपड़े सिकुड़ते हैं। उन्हीं कपड़े में सिलवट नहीं पड़ती है, बट क्या होता है, उन्हीं कपड़ा सिकुड़ता है, ठीक है। इसी पर फफूंद नहीं लगती है, परंतु अधिक समय तक नमीयुक्त जगह में रखने पर फफूंद लग जाती है। क्या होता है इसको, इसमें भी क्या होता है कि एक स्थान पे मतलब कहीं रखिएगा नमी वाला स्थान पे तो उसमें भी क्या होगा, काला काला टाइप के पड़ जाता है। उनको धूप में रखने से उसका रंग हल्का हो जाता है। ऊनी कपड़ा को मुट्ठी में दबा, देखिए उनको जब धूप में रखेगा तो क्या होगा, उसका रंग झलका मतलब झल जाता है, यानी हल्का हो जाता है, ठीक है। ऊनी कपड़ा को मुट्ठी में दबाकर फिर से इसे छोड़े देने पर क्या होता है, ऊनी रेशों में अन्य रेशों को मिश्रित करके बनाए कपड़ों को मुट्ठी में दबाकर छोड़ देने से क्या होता है, ठीक ना, ये पूछ रहा है हमसे। चलिए देखिए, ऊनी कपड़े की मुट्ठी में दबाकर और उसको छोड़ के देखिए क्या होता है। ऊनी कपड़ा को मुट्ठी में दबाकर फिर से उसे छोड़ देने पर क्या होता है, ऊनी रेशों में अन्य रेशों को मिश्रित करके बनाए गए कपड़े को मुट्ठी में दबाकर छोड़ देने से क्या होता है। देखिए ऊनी कपड़े को ज्यादातर तो देखा गया कि दबा के छोड़िएगा उसको तो क्या होता है, वो जल्दी मुड़ता नहीं, यही बात है। लेकिन ऊपर दिया गया है सिकुड़ते ऊनी कपड़ा, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं तो मुड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए अब नीचे देखते हैं। पटसन से बने कपड़े को हम पहनने के काम में नहीं लाते हैं। पटसन से बने बोरियों में अनाज रखा जाता है, इसे फर्श पर बिछाने के काम में लाते हैं, परंतु अब पटसन के रेशा को भी परिष्कृत कर महीन धागा तैयार कर पहनने के लिए कपड़ा तैयार किया जा रहा है। देखिए पटसन जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे तो बोरी बनता है, ठीक ना। लेकिन अब जो है ना, अब क्या किया जा रहा है, उसको उसको और बहुत महीन करके उससे कपड़ा भी तैयार किया जा रहा है, ठीक है। दादाजी ऋचा से कहते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के रेशों से विभिन्न तरह के कपड़े बनते हैं, जिनका उपयोग भिन्न भिन्न होता है। कक्षा 6 तथा 7 में आपने विभिन्न तरह के रेशों से बने कपड़े के बारे में पढ़ा है। इन रेशों से संबंधित जानकारी तालिका में संयोजित कीजिए। यदि आपको याद है तो तालिका को भर लीजिएगा। यदि 6 क्लास 7 क्लास में आज आप रेगुलर पढ़े होंगे तो याद होगा, तो इस तालिका को आप भर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आप देखते हैं कि इन रेशों से बने कपड़ों को पहनने एवं उनके रख रखाव में अनेक कठिनाइयां होती है। कपड़ों कपड़ों से होने वाली कठिनाइयां को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कपड़ों के क्रमिक विकास को जानने के बाद ही हम कपड़ों के रख रखाव में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रेशे एवं कपड़े की कहानी, अब चलिए हम लोग जानेंगे रेशे एवं कपड़े की कहानी को, समझेंगे और जानेंगे क्या है रेशे एवं कपड़े की कहानी, ठीक है। चलिए समझते हैं। कपड़ा मानव सभ्यता के विकास की देन है। कपड़ा जो है किसकी देन है, तो मानव सभ्यता की विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक है। कपड़ा जो है मानव सभ्यता और संस्कृति का क्या सूचक है। आज ही नहीं, प्रारंभिक काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करता रहा है। इस काम के लिए उसने आदिम युग में घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ते, छाल तथा मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग किया, परंतु मानव इतने से कब संतुष्ट होने वाला था। इसकी तीव्र बुद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन एवं वस्त्रों को बुनकर तैयार करने की तकनीक खोज निकाली। तब से आज तक तकनीक निर्माण कला में उत्तरोत्तर विकास होता रहा तथा इस दिशा में मनुष्य अनवरत प्रयत्नशील रहा, ठीक ना। मतलब जो है प्राचीन काल से ही जो मानव है कपड़ा जो बनाने की कपड़ा को बनाने की खोज में लग गया था। जैसे क्या पहले जो होता था पेड़ पौधे के छाल वगैरह से वह कपड़ा मतलब पहले शरीर ढकता था, ठीक ना, शरीर ढकने की कोशिश करता था, पेड़ वगैरह के छाल वगैरह से, चाहे जानवर मृत्यु जानवर के छाल वगैरह से क्या करता था, अपना शरीर को ढकता था। धीरे धीरे उसका बुद्धि का विकास हुआ तो अपने विकास के कारण क्या किया, धीरे धीरे कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनी हुई चटाई तथा बटी हुई रस्सियों से उसने अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफलता मिली। सामानों को लाने ले जाने, शिकार को बांधने एवं ले जाने, शिकार पकड़ने और फंसाने आदि अनेक कामों के लिए उसने
तिनके एवं नरम टहनियों को गूंथकर और चमड़े की पट्टियों से रस्सियां तथा डोरियां बनाई। वास्तव में उन्हें निर्मित करने की प्रक्रिया ही वस्त्र निर्माण कला की प्रेरणा बनी। इस कला में दिनानुदिन उन्नति होती गई और इनसे चौड़ी पट्टियां बनाकर तन ढकने के लिए प्रारंभिक प्रयास होने लगे। इसके साथ साथ मानव ने वस्त्रोपयोगी रेशों की खोज की। उस समय मानव ने जिन रेशों की खोज की वे सभी प्रकृति से प्राप्त होते थे। पेड़ पौधे से तथा जंतुओं के बालों से प्राप्त रेशे ही वास्तव में उस समय वस्त्रों के निर्माण में काम आते थे। ठीक है, उस समय जो था क्या करता था, जो मतलब रेशम की खोज हुआ था वो सब क्या थे, प्रकृति से प्राप्त किया गया। जैसे पेड़ के छालों से, पौधे मतलब पेड़ पौधे के छालों से, उसके लकड़ियों से, या फिर क्या बोलते हैं जंतुओं के छाल से, ठीक है, उसी से प्राप्त किया जाता था और वो अपना बदन ढकने की कोशिश करता था। फिर रेशम खोज किया तो पेड़ पौधे के छाल से और क्या बोलते हैं उसके जानवरों के छालों से। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसको। ऐसा अनुमान है कि सन से प्राप्त रेशे ही मतलब ऐसा अनुमान है कि सन से प्राप्त रेशे से ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ था। पूर्व पाषाण युग में सुएस लेक के निवासी 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। पाषाण युग की बात कर रहा था, 7वीं और 6ठी ईसा पूर्व की बात है। कौन? सुएस लेक के निवासी जो यूरोप के न्योलिथिक जाति के कहलाते थे, लिनन के रेशे का प्रयोग मछली फंसाने की वंशी तथा जाल बनाने में करते थे। इनके निवास स्थान स्विट्जरलैंड में लिनन के कुछ रेशे उनसे निर्मित धागे तथा उनसे बनी। ठीक है, अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई। पूर्व पाषाण युग के लोग अन्य कई वनस्पति रेशा प्रयोग करते थे। हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा की खोज हुआ। जो हेम्प जो पौधा था रेशा देता था, सबसे पहले इसका ही खोज हुआ। ठीक है, जिसकी खेती की जाने लगी और खोज हुआ तो उसके बाद उसका खेती करने लगा लोग। ठीक है, खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी। मतलब खेती सबसे पहले कहाँ होता था? दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी, जहां से इसका विस्तार चीन तक हुआ और जहां से इसका विस्तार कहाँ तक हो गया? चीन तक। ऐसा प्रमाण है कि 4500 ईसा पूर्व में हेम की खेती चीन में होती थी। कब? 4500 ईसा पूर्व। किसकी खेती थी? हेम की खेती कहाँ होती थी? चीन में। मिस्र में लिनन की कताई एवं बुनाई की कला 3400 ईसा पूर्व में ही विकसित हो गई थी। जो 3400 ईसा पूर्व में ही मिस्र में लिनन की कताई एवं बुनाई की कला विकसित हो गई थी। ठीक ना? और ये जो है बहुत पुराना है, ऐसा नहीं कि ये बोलेगा ये पुराना है, ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। ठीक ना? तो पुराना, इससे पुराना ये हो गया। ठीक है, तो इससे पहले ही मिस्र में क्या हो गया था? लिनन की कताई एवं बुनाई की जो काम था विकसित हो गया था। ठीक ना? मोहनजोदाड़ो की खुदाई में चांदी के एक पात्र के चारों ओर कपास सटी हुई प्राप्त होती है। मोहनजोदाड़ो में जब खुदाई होती है मोहनजोदाड़ो की, तो क्या होता है? चांदी के एक पात्र के चारों ओर जो होता है कपास सटी हुई प्राप्त होती है। इससे प्रमाणित होता है कि भारत में कपास का उत्पादन 400 ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व से ही होता आ रहा है। तो इससे प्रमाणित क्या हुआ? जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुआ तो एक चांदी का पात्र मिला जिसके चारों तरफ क्या था? कपास सटा हुआ था। तो इससे प्रमाणित क्या हुआ कि भारत में जो है 4000 ईसा पूर्व में ही कपास का जो उत्पादन होता आ रहा है। 4000 ईसा पूर्व से ही कपास का उत्पादन भारत में होता आ रहा है। चलिए, रेशम का रेशा 2500 रेशम का रेशा जो है 2500 ईसा पूर्व से पूर्व चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। जो रेशम का रेशा था सबसे पहले कहाँ प्रयोग में लाया गया था? 2500 ईसा पूर्व में। कहाँ? चीन में लाया गया था। यहीं से रेशम का उद्गम एवं क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। और यहीं से मतलब चाइना से ही क्या होता है? 2500 ईसा पूर्व से ही चाइना से ही रेशम का उद्गम एवं क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए। इंग्लैंड में प्राचीन काल 80 एडी से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनाने का काम होने लगा। इंग्लैंड में जो प्राचीन काल से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनाने के जो काम था शुरू हो गया था। ठीक है, वहां के ऊनी वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी और वहां के जो ऊनी वस्त्र था पूरी दुनिया यानी विश्व में प्रसिद्ध था। 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में होता था और 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा उत्पादन कहाँ तो होता था? तो स्पेन में होता था। जो मोरिनो
वूल के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से प्रसिद्ध था? ऊन का जो वस्त्र बनता था स्पेन में, किसके नाम से प्रसिद्ध था? तो था मोरिनो वूल के नाम से। ठीक है। मध्यकालीन युग, अब देखिए, मध्यकालीन युग में राजाओं और सामंतों के संरक्षण में सुंदर वस्त्रों का निर्माण होने लगा। ठीक है, चलिए इसको आगे थोड़ा समझते हैं। मध्यकालीन युग में राजाओं और सामंतों के संरक्षण में सुंदर वस्त्रों का निर्माण होने लगा। समाज में वस्त्र निर्माण के कुशल कारीगरों का एक पृथक वर्ग ही बन गया। धीरे धीरे वस्त्र निर्माण कला में विशेषता प्राप्त करते गए और इनके क्षेत्र भी फैलते गए। ढाका मलमल के लिए, बालचुरी साड़ियों के लिए, बनारसी वस्त्रों के लिए, चंदेरी चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार कई स्थान के नाम वस्त्र विशेष के नाम से जुड़ गए। देख, कहने का मतलब क्या है, जब काम शुरू हुआ, ठीक है, वस्त्रों का, तो क्या हुआ, जहां जो चीज का वस्त्र होता था उसी के नाम से वह जगह फेमस हो गया। जैसे देखिए यहाँ ढाका मलमल के लिए बालचूरी, ठीक ना, ढाका जो है मलमल के लिए, बालचूरी बालचूरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध, बालचूरी जो स्थान था बालचूरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। बनारस बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध हो गया, मतलब बनारसी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हो गया। और चंदेरी चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार कई स्थानों के नाम वस्त्र विशेष के नामों के स्थान जुड़ गए। इसी प्रकार जो होता है कई स्थानों का नाम जो है वस्त्र विशेष के नाम के स्थान से जुड़ गया। ठीक है। अब क्या आप जानते हैं भागलपुर और कांजीवरम यानी कांजीवरम जो है तमिलनाडु में है। आप जानते हैं कि भागलपुर और कांजीवरम किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछ रहा है। चलिए अभी पढ़िएगा तो आप जान ही जाएगा। भागलपुर और कांजीवरम रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। यातायात के साधन के सुलभ होने से तथा कला के विकास होने के साथ साथ लोगों की आवश्यकता भी बढ़ती गई। ठीक है, मतलब जैसे जैसे विकास होते गया वैसे वैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई। फलस्वरूप लोगों ने वस्त्र के क्षेत्र में नई नई खोज करनी शुरू कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने वस्त्र के क्षेत्र में नई नई खोज करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है इसको देखते हैं। वस्त्र का निर्माण पहले हाथों से किया जाता था, जिसके अधिक श्रम और समय लगता था और उत्पादन भी कम होता था। करघे के आविष्कार से वस्त्र निर्माण की क्रिया में उन्नति हुई और कम समय एवं श्रम में अधिक वस्त्र बनने में सफलता मिली। देखिए क्या था, पहले तो हाथे से सब काम होता था और जब हाथ से काम होता था तो वस्त्र का निर्माण भी कम होता था और मजदूर भी ज्यादा लग जाते थे। उससे क्या होता था, फायदा कम और लॉस ज्यादा होता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, करघे के आविष्कार में, करघे के जब आविष्कार हो गया तो उससे क्या हो गया, वस्त्र ज्यादा निकलने लगा और मजदूर थोड़ा कम लगने लगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर वैज्ञानिक आविष्कार से, उसके बाद जब वैज्ञानिक आविष्कार बढ़ते गए तब वस्त्र निर्माण के काम और भी उन्नति हुई। मतलब जब वैज्ञानिक आविष्कार कुछ कुछ करने लगे तो क्या हुआ, वस्त्र निर्माण में और भी काम उन्नति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद इस उद्योग ने एक नया मोड़ ले लिया। भाप इंजन से चालित एवं विद्युत चालित यंत्रों से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने वस्त्र निर्माण उद्योग को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। ठीक है, आज जो वैज्ञानिक का देन है कि उसको वस्त्र उद्योग को मतलब बहुत आगे ले गया है। ठीक है, इस शब्द का कहने का मतलब वही है। वस्त्र निर्माण के उद्योग में रेशे प्राप्त करने और वस्त्र को बनाने आदि सभी क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य बराबर चलता रहा। नई नई खोजे के फलस्वरूप सूक्ष्म सुंदर से सुंदर वस्त्र यंत्रों द्वारा कम समय में बनाने लगे हैं। नमूने, डिजाइन, बुनाई, रंगाई आदि सभी इस क्षेत्रों में उन्नति हुई और साथ ही विभिन्नता और विविधता वाले कपड़े बनने लगे। मोटे रेशे से बने कपड़े के बाद लोग रेशे को और पतला करते गए और उससे बने कपड़े का प्रयोग किया जो पहले से बेहतर होते थे। जब पहले मोटा मोटा कपड़ा बनता था तो वो ज्यादा बेटर नहीं था, मतलब मोटा रेशा वाला ज्यादा बेटर नहीं था। अब रेशा को क्या कर दिया गया और पतला कर दिया गया और उससे कपड़ा बनाया गया। तो जो पहले कपड़ा बनता था उसके अपेक्षाकृत में जो अभी जो कपड़ा बनता है वो बहुत ही अच्छा होता था। ठीक है, इसी प्रकार धागा में ऐंठन को बढ़ाकर नए नए कपड़ों का निर्माण किया। अब तो बुनाई की तकनीकें में भी परिवर्तन कर नए नए प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाने लगा। जैसे साटिन कपड़ा, जैसे क्या होता है साटिन कपड़ा। ठीक है, आपने देखा कि
पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाली रेशे से बनी कपड़े जैसे सूती कपड़े के जल्दी गंदा होने से एवं धोने से सिलवट पड़ने पर इसके रख रखाव पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। साथ ही आपने यह भी समझा कि सूती, लिनन एवं ऊनी कपड़ों को बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए तो उसमें फफूंद भी लग जाता है। इन कपड़ों के रख रखाव पर विशेष ध्यान देने के कारण कठिनाई महसूस होती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ नए रेशों का आविष्कार किया गया। इन नए रेशों की भी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, विज्ञान की प्रगति का प्रभाव निर्माण कला पर भी पड़ा। आजकल अनेक ऐसे वस्त्र बने जिन्होंने इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब सो क्या है, पहले क्या था, इस्त्री मतलब सूती का कपड़ा में इस्त्री करना अनिवार्य था। इस्त्री यदि बगैर करके पहनते हैं तो क्या होता है, उसमें जो था ना वो सिकुड़ जाता था, जिसके कारण अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब कुछ ऐसे कपड़ा भी बन गए जिसमें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें धोना और साफ करना आसान है और इस्त्री करने की आवश्यकता भी नहीं होता है और इसको धोने और साफ करने में क्या होता है, आसानी होता है। ठीक है ना, इनमें कीड़े नहीं लगते और इसमें क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। ये बड़ी सफलता और कुशलता से बर्फ, पानी, शीत, अग्नि आदि से रक्षा करते हैं। अर्थात इन्हें इतने प्रकार के गुणों से युक्त बनाया जा सकता है कि इनका जादुई रेशे नाम पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होता है। ठीक है, आधुनिक युग में वस्त्रों का निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेशों का आविष्कार हुआ। ठीक है, और अनेक नवीन रेशे खोजे जा रहे हैं। इस रेशों के कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। जिसे देखिए अभी रेशा जो खोजा जा रहा है, तो जो खोजा जा रहा है उसे रेशे को क्या कहते हैं हम लोग, कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। जैसे रेयॉन लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया जिसका गुण रेशम के समान होता है, इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। देखिए जो रेनॉन होता है ना, लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया है जिसका गुण जो होता है रेशम के समान होता है, और रेशम के समान गुण होने के कारण जो है ना, इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आज विज्ञान ने वस्त्र के उत्पादन के कार्य में ऐसे चमत्कार दिखाया है जिसकी किसी ने पहले भी कल्पना भी नहीं की थी। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार के रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट इत्यादि। ठीक है, संश्लेषित रेशा कौन है, तो देखिए यहाँ मतलब संश्लेषित रेशा जो बनता है रासायनिक प्रक्रिया से बनता है संश्लेषित रेखा। ठीक ना, जैसे में संश्लेषित रेखा मतलब संश्लेषित रेशा पूछे आपसे तो कौन कौन हो जाएगा, नायलॉन है, डेक्रॉन है, टेरिलीन है, पॉलिस्टर है और टेरिकॉट है इत्यादि। इन रेशों की प्राप्ति के साधन प्राकृतिक रेशों के समान सीमित नहीं है तथा इनके रूप में भी अनंत बनाए जा सकते हैं। मतलब ये क्या, प्राकृतिक रेशा का जो है सीमित, प्राकृतिक रेशा जो है क्या सीमित है, और लेकिन ई जो है ई रेशा है मतलब संश्लेषित रेशा है, इसका मतलब सीमित नहीं है, हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ठीक ना, समझे। और जिस अनुकूल में इसको ढालना चाहेगा उस अनुकूल में ये ढल जाएगा, समझ गए। चलिए इन रेशों की प्राप्ति का, चलिए यहाँ तो पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये भी पढ़ लिए। चलिए इसको देखते हैं। कुछ कृत्रिम रेशे तथा उसके निर्माण के बारे में समझना आवश्यक। अब कुछ कृत्रिम रेशे हैं, उसके निर्माण कैसा होता है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा समझेंगे तो। जैसे देखिए सबसे पहले है संश्लेषित रेशे। ऊपर था ना संश्लेषित रेशा, अभी पढ़े हैं, अभी इसी को देखेंगे। संश्लेषित रेशे, अपनी पिछली कक्षा में प्राकृतिक रेशे द्वारा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया समझ चुके हैं। अब हम लोग संश्लेषित वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। रेयॉन, रेयॉन क्या है इसको समझिए। आपने पिछली कक्षा में जान लिया है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है क्या चीज से प्राप्त किया जाता है, कीट से। तो रेशम के रेशे से बना वस्त्र बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट यानी बुनावट ने प्रत्येक व्यक्ति के मोह लिया। प्रत्येक, इसका मतलब जो रेशम का होता है सुंदर बनावट होता है जो है प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम के कृत्रिम रूप से बनाने के लिए प्रयास किए गए। 1890 में वैज्ञानिकों के रेशम समान
गुणों वाले रेशे प्राप्त हुए, करने में सफलता प्राप्त हुई। देखिए रेशम रेशम थोड़ा महंगा भी था, ठीक ना, और रेशम जैसे तो महंगा होने के कारण क्या था, वैज्ञानिक ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि इसके जैसे ही सेम टू सेम क्या चीजें हम बना लें जिससे हमको सुविधाजनक हो। ठीक है, तो क्या किया कि रेनॉन की खोज कर डाला, रेनॉन बनाया, कृत्रिम बनाया नहीं, मानव द्वारा बनाया क्या चीज, रेनॉन जो है, रेनॉन बोले सॉरी, रेयन जो है मानव कृत्रिम जो द्वारा बनाया। उसके बाद देखिए क्या बोला, क्या आप जानते हैं कि ऐसे रेशे कैसे बनाए जाते हैं, जो रेनॉन कैसे बनता है वो आप जानते हैं, चलिए इसको समझते हैं, ऐसा रेशा कैसे बनता है। इस प्रकार के रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी, बोले तो वुड या बैम्बू पल्प, ठीक ना, इस प्रकार के रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है, ठीक ना, बांस की लुगदी के साथ क्या कराया जाता है, कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है जेनथेट सेलुलोज बनाने के लिए, ठीक है, जेनथेट सेलुलोज बनाने के लिए इस लुगदी को कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रित किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडा के घोल में घोल दिया जाता है, इससे लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव पदार्थ बन जाता है, जिसे स्वच्छ करने के उपरांत तथा जमने पर चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ जो होता है प्राप्त होता है, ठीक है। अब समझिए क्या होता है। इसके उपरांत छोटे छोटे छिद्रों में से होकर सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से होकर निकाल कर ठोस पदार्थ बनाया जाता है। यह द्रव पदार्थ जिन छोटे छोटे छिद्रों में से निकला जाता है उसे तंतु ग्रंथि उसे क्या कहते हैं, तंतु ग्रंथि कहते हैं। तद उपरांत कई सुंदर रेशे को एक साथ खींचा जाता है जो रेशम जैसे होते हैं। अब इन रेशे को साबुन के घोल में धोकर विरंजित करके सुखा लेते हैं। यह रेशा रेनॉन है, क्या है यह रेशा, रेयन है, सॉरी रेनॉन नहीं, रेयन है, क्या है, रेयन है। 1946 में भारत में रेयन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा 1946 में भारत का 1946 में जो है रेयन का कारखाना भारत में स्थापित किया गया था, जो कि भारत के केरल में किया गया था, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग। इस प्रक्रिया से रेशे कड़े हो जाते हैं। धाग बनाने के लिए मतलब धागा बनाने के लिए कई रेशों के एक साथ ऐंठा जाता है, तब धागा को चरखियों पर लपेटा जाता है। इसके उपरांत पुनः दो चरखियों लेकर धागा को लपेटा जाता है। धागा को प्रत्येक बार लपेटते समय ऐंठन दी जाती है, अतः अंत में धागा को लच्छियों के रूप में लपेट लिया जाता है, ठीक है। रेयन का रेशा भारी, कड़ा तथा कम लचकदार प्रतीत होगा, जबकि रेशम का धागा सरलता से टूट जाता है। इसकी धागा को जलाने पर आसानी से जल जाता है, उसमें रूसी जैसी लपट उठती है तथा इसके उपरांत वह पिघलकर काले दाने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जलते समय कागज या रस्सी जलने जैसी गंध आती है और अंत में भूरे रंग की राख शेष रह जाती है, किसका, तो रेशम का, ठीक है, सॉरी रेशम बोले रेयन का, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। रेयन असली रेशम से कहीं उत्तम गुने वाला एवं सस्ता होता है। रेयन जो होता है असली रेशम से कहीं उत्तम मतलब कहीं अच्छा और अच्छा गुण वाला होता है और सस्ता भी होता है। इसे रेशमी रेशों के समान बुना जा सकता है, इसे रेशमी रेशों के समान बुना जा सकता है। रेयन के कारण कम कीमत में इतने सुंदर रंग बिरंगे एवं मनोहर वस्त्र, मोजे तथा अन्य प्रकार के वस्त्र उपलब्ध होने लगे हैं, ठीक है। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर के चादर बनाते हैं अथवा उनके साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाते हैं, ठीक है। आप समझेंगे हम लोग नायलॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में, ठीक है। नायलॉन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। नायलॉन, क्या आप रेयन के अलावा किसी अन्य संश्लेषित रेशा के बारे में जाने हैं, तो चलिए अब जानते हैं हम लोग। कौन सा रेशा सर्वप्रथम पूर्णतः संश्लेषित रूप से बनाया गया था, तो कौन सा रेशा था जो सर्वप्रथम पूर्णतः संश्लेषित रूप में बनाया गया था, तो नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, ठीक है। जो नायलॉन है ना, पूर्ण रूप से पहला संश्लेषित रेशा है, जो कि
किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त, जो कि प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया था, ठीक ना। जो है नायलॉन जो है संश्लेषित रेशे हैं, जो है बगैर कच्चा माल के मतलब प्राकृति के कच्चा माल के बगैर ही इसको बनाया गया था, संश्लेषित किया गया था, मतलब संश्लेषित रेशा को बनाया गया था। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन का निर्माण किससे किया जाता है? कोयले, जल और वायु से किया जाता है। कोयले से प्राप्त रासायनिक तत्वों को गैसों का इस प्रकार सम्मिश्रण किया जाता है कि उनसे नायलॉन लवण उत्पन्न हो जाता है। गर्म करने पर इस पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलकर लंबी लंबी लड़ियों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इन लड़ियों को पिघलाकर स्पिनरेट से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही यह रेशा निकालकर हवा में आता है, वैसे ही जम जाता है और जैसे ही मतलब उससे निकालते हैं तो क्या आता है, वैसे ही जम जाता है और धागे के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। यह चमकीला, धुलाई में आसानी तथा साफ करने में आसान होता है। अतः यह वस्त्रों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुए। ठीक है, क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना मजबूत है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्सी, तंबू, ब्रश, दांत साफ करने वाला, कारों की सीट के पट्टे, शयन थैले, पर्दे इत्यादि। ठीक है, जो देखिए ये जो नायलॉन है इतना मजबूत होता है, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होता है, लचीला होता है। ठीक ना, जिसके कारण क्या होता है, हम इसे पैराशूट बना सकते हैं और पहाड़ी चट्टानों पर चढ़ने के लिए इसका रस्सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्सी, तंबू, ब्रश, दांत साफ करने वाला, कारों की सीट के पट्टे, शयन थैला यानी स्लीपिंग बैग, पर्दे इत्यादि। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। जो एक नायलॉन का तार होता है ना, वो इस्पात के तार से क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। इसी गुण के कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। अब जानेंगे पॉलिस्टर के बारे में। ठीक ना, पॉलिस्टर के बारे में समझ लेते हैं अब हम लोग। पॉलिस्टर पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। पॉलिस्टर भी क्या है, संश्लेषित रेशा है। तो पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसका जन्म द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था। इसको नायलॉन की तरह ही पिघलाकर काटा एवं बुना जाता है। इसका भौतिक ढांचा एवं इसकी विशेषताएं भी लगभग नायलॉन के ही समान होती है। इसके वस्त्र बहुत ही नायलॉन के वस्त्रों के अनुरूप होते हैं। जो है ना पॉलिस्टर के मतलब यह टेरिलीन जो है, इसका अधिकतर जो है मिलता जुलता हर चीज मिलेगा, गुण सब क्या चीज से मिलेगा, तो नायलॉन से मिलता है। किसका, टेरिलीन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। पेट यानी पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो है पीएटी, इसको 11th में भी पढ़ना है। ठीक ना, तो अभी 10th, आप अभी 8 में है, यहीं से सही से पढ़िए तो आपको 8, 9, 10, 11, 12 सब में काम देगा। ठीक है, यदि आप सही से अभी से पढ़ते हैं तो। ठीक है, पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर की वस्तुओं में पॉलिस्टर से बनी वस्तुएं एक मतलब बोला है, चारों ओर बनी वस्तुओं में पॉलिस्टर से बनी एक वस्तुओं की सूची बनाइए। ये आपको बोला गया है सूची बनाने के लिए। ठीक है, एक्रिलिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्रिलिक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कम्बलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग शाल वगैरह, जैकेट ये सब पहनते थे, इसमें सब जो क्या है ऊन से निर्मित वास्तव में नहीं होता है। ठीक ना,
यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, और वह क्या होता है, ऊन के जो हम पहनते हैं ऊन नहीं होने के बाद भी, ठीक ना, वो ऊन के मतलब प्राकृतिक ऊन नहीं होने के बाद भी हमको ऊन की तरह दिखता है। ठीक है, ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो कि एक्रिलिक कहलाता है। एक्रिलिक कहलाता है, जो होता है अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्रिलिक कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है। जो होता है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है कथी, ऊन, लेकिन वो जो होता है ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ऊन की अपेक्षाकृत क्या होता है, एक्रिलिक से बनी वस्तुएं क्या होती है, सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और सस्ती होती है, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। संश्लेषित जो रेशा होता है वो अधिक टिकाऊ और सस्ता भी होता है, जिससे लोकप्रिय भी यह है। ठीक है, उपयुक्त परीक्षणों एवं अध्ययनों के आलोक में हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, जो उन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होती है। ठीक है, वर्षा के समय आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाते हैं और क्यों, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जानते हैं तो जवाब दीजिएगा। अपने माता पिता एवं शिक्षकों से इन वस्त्रों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे आप रेशा की पहचान कैसे करेंगे। हम लोग रेशा की पहचान कैसे करेंगे इसको समझेंगे थोड़ा, ठीक ना। तो सूती वस्त्र जल्दी से पीली लौ के साथ जलता है। जो सूती वस्त्र होता है जल्दी से जल जाता है, कौन से लौ के साथ, तो पीली। जब उसको जलाइएगा तो पीला आग उसका दिखेगा, ठीक ना। इसके जलने पर उसमें से कागज जलने जैसी गंध आती है तथा भूरे रंग की राख शेष रह जाती है। जब सूती वस्त्र को जलाइएगा तो वह पीला लौ के साथ जलेगा, और वो जो है कागज जलने के जैसे गंध उसका आएगा, और क्या होता है उसका जो राख हो जाता है भूरे रंग का हो जाता है। लिनिन के वस्त्र को जलाने पर सूती के समान ही परिणाम आते हैं, और जो लिनिन के वस्त्र होता है उसको भी जलाएगा तो सूती के समान ही उसका परिणाम आता है, परंतु इनके राख भार बहुत हल्की होती है। और इसका राख जो होता है ना इतना हल्का होता है, सूती वस्त्र के भी इतना हल्का नहीं होता है। इसका राख जो होता है बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। ठीक है, चलिए, रेशम हवा में जल्दी जल जाती है तथा जलते समय उसमें से पंखों या बालों के जलने के समान गंध निकलती है। जले हुए किनारों पर चिपचिपे दाने पड़ जाते हैं इनके राख में। ठीक है, जो रेशम होता है, रेशम को जब हम जलाते हैं तो उसके राख में चिपचिपे दाने से पड़ जाते हैं। और तो और इसमें जो क्या होता है, जब ये चलता है तो इसमें क्या होता है, पंखे या बालों के जलने जैसे गंध हमको आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग क्या बोल रहा है। पाए जाते हैं। ऊन धीरे धीरे जलती है। ऊन जो है क्या करता है, धीरे धीरे जलता है। ऊन को जलाएगा तो धीरे धीरे जलता है। जलते समय इसमें से पंखों के जलने के समान गंध निकलते हैं, और ऊन को भी जलाने से जलाइएगा तो क्या होगा, इसमें पंखों के समान गंध निकलेगा। ठीक है, जलने के उपरांत काले रंग के गुब्बारे जैसा अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है, और जलने के उपरांत क्या बच जाता है, उसका राख जो होता है काले रंग का बच जाता है। रेयन सूती की तरह जलती है, और रेयन जो होता है किसके तरह जलती है, तो सूती की तरह जलती है। रेयन सूती की तरह जल्दी से लौ के साथ आग पकड़ ले, सॉरी, रेयन जो होता है सूती की तरह जल्दी से लौ के साथ आग पकड़ लेता है, पिघल जाता है। सॉरी, रेयन जो है सूती की तरह जलता नहीं है, उसकी तरह जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक ना, और पिघल जाता है तथा काले दाने से पड़ जाते हैं। ठीक है, काले दाने से पड़ जाते हैं। जलते समय इसमें से कागज या रस्सी के जलने के समान गंध आती है तथा अंत में भूरे रंग का राख शेष रह जाती है। शुद्ध नायलॉन जो अज्वलनशील है, जो शुद्ध नायलॉन होता है वो नहीं जलता है, ठीक ना। यह पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है। नायलॉन जो होता है पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। शुद्ध शुद्ध की बात हो रहा है, ठीक ना। पिघलते समय इसमें से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। इसका अपशिष्ट कड़ा तथा चिमड़ा होता है। अब क्रियाकलाप हम देखेंगे। आप किसी दर्जी के दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के कतरनों को जमा कीजिए, ठीक है, तथा सावधानी पूर्वक माचिस की जलती तीली की पहचान करके पौधे से प्राप्त की गई या जंतु से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई अपने अवलोकन को तालिकाबद्ध कीजिए। मतलब क्या है, तालिका में लिखिए। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा ये चैप्टर समझिए तो खत्म है। अभी खत्म तो नहीं है, अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये कुछ जो है
इंग्लिश में वर्ड है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पॉइंट है कुछ, इसको भी देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर के दौर में चलते हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संश्लेषित रेशे अथवा रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे क्या कहलाते हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संश्लेषित रेशे अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें भर देंगे कृत्रिम और इसको इसमें भर देंगे मानव निर्मित, ठीक है। सूती वस्त्र जलने पर डैश के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई डैश के समान गंध निकलती है। तो सूती को जलते समय क्या चीज, सॉरी, सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है। नायलॉन जो है, जबकि नायलॉन जो है उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है, ठीक है। ये भी इसमें कागज, इसमें फली भर दीजिएगा, ठीक है। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से फटते हैं। सूती और वस्त्र को फाड़िएगा, सूती और नायलॉन को फाड़िएगा तो सबसे आसानी से सूती फटता है, ठीक है। डैश यानी खाली स्थान रेशा सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो रेयन क्या चीज कौन सा रेशा प्राप्त किया जाता है? तो रेयन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलान कीजिए। क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। रेशम जो है क्या है? ये प्राकृतिक रेशा है। ये ऑप्शन देखिए, तो प्राकृतिक रेशा का कहाँ है? तो देखिए ग में है, तो ग से मिला देंगे, एक का आंसर हो जाएगा हमारा ग, ठीक है। 2 नंबर देखिए पैरासूट। पैरासूट क्या चीज का है? तो नायलॉन का बनता है। तो इसका ऑप्शन कहाँ है? घ। तो 2 का क्या आ जाएगा? घ। एक का ग, 2 का घ। अब तीसरा का देखिए कृत्रिम रेशम जो मानव द्वारा बनाया गया है उसको क्या हम लोग कहते हैं? रेयन है। मानव द्वारा जो बनाया गया है उसको कौन सा है? रेयन है। तो हो गया कृत्रिम मतलब कृत्रिम रेशम, ठीक है। कृत्रिम रेशम कौन हो गया? रेयन हो गया। अब देखिए टेरिलिन जो है संश्लेषित रेशा है। टेरिलिन क्या है? संश्लेषित रेशा है। एक बार देख लीजिए, एक का हो जाएगा ग, 2 का हो जाएगा घ, 3 का हो जाएगा ख और 4 का हो जाएगा क, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लीजिए। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? इसको समझिए, क्यों कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि इधर लिख देंगे, क्योंकि उनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, इसलिए कुछ रेशे को संश्लेषित कहा जाता है, ठीक है, या कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्या कह रहा है ऐसे? नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो, ठीक है। देखिए ऐसे तो नायलॉन से बहुत सारी वस्तुएं बनती है, परंतु इसकी प्रबलता को दर्शाने वाले 2 प्रमुख वस्तुएं हैं। पैरासूट, पहलू का क्या आ जाएगा? पैरासूट, ठीक है। दूसरा देखिए चट्टानों या पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्से, एगो पैरासूट हो जाएगा, और पहाड़ या चट्टान पर चढ़ने के लिए क्या होता है? रस्से। तो 2 हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए इसको। तीसरा का यानी 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए इसको। रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? इसका आंसर जानिए। संश्लेषित वस्त्र काफी हल्के होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी शारीरिक हलचल या हवा से इधर उधर हो जाते हैं, जिसके कारण आग के चपेट में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, यह आग को भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है और साथ ही इसमें आग जल्दी जल्दी आगे मतलब बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप किसी दुर्घटना होने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्या कर रहा है इसको समझिए। रेयन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? जानिए इसका आंसर। रेयन को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया और बनने के फलस्वरूप रेयन बना, जिसका गुण रेशम जैसा था।
इसी कारण से रेयन को नकली रेशम कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? चलिए इसका जानिए आंसर। संश्लेषित वस्त्र में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है तथा उष्मा की सुचालक होता है, यानी धूप या प्रकाश के ग्रहण कर काफी गर्मी महसूस होता है, साथ ही पसीना को भी नहीं सोख पाता है। इन्हीं कारण में आरामदायक नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हीं कारण से आरामदायक नहीं होते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन अगला देखेंगे 8 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखे बोला है। एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखने के लिए बोला है। तो एक्रिलिक के 2 उपयोग स्वेटर बनाने में और कंबल बनाने में होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। रेशा का नाम बताइए। ठीक है, रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है। तो क्या हो जाएगा? सूती हो जाएगा। जो जलता है तो जलने पर क्या होता है? कागज का गंध देता है। 2 नंबर 9 का 2 कह रहा है जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, क्या हो जाएगा? रेशम। जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है तो रेशम हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, तो ये हो जाएगा नाइलॉन। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा, टिप्पणी दीजिए। इसका आंसर देखिए। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक रेशों के निर्माण में पेड़ों का भरपूर उपयोग हुआ। आधुनिक काल में रेयन बनाने में लकड़ी के लुगदी का प्रयोग किया जाता रहा, परंतु रेयन के बाद नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकोट, एक्रिलिक में लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ और आज संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ वस्त्र के रूप में ही नहीं बल्कि जरूरत की अन्य सामग्री जैसे कुर्सी, टेबल आदि भी, ठीक है, आदि भी जो मतलब कुर्सी, टेबल आदि भी कृत्रिम रेशों से बनाए जाने लगे हैं। ठीक है, इस प्रकार संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक रहा। ठीक है, तो समझ गए आज के लिए। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत 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 ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, आपको डाउट का सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।